नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश डागुर सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। आगे देखिए, अपना जो चैप्टर चल रहा था वह है वाक्य विचार। और वाक्य के बारे में मैंने आपके लिए बताया कि सार्थक शब्दों का सार्थक मेल, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? अपन वाक्य कहते हैं। बेटा ध्यान इधर मन लगा करके पढ़ना। आपको पता है, आपका दोस्त है ना, जो रोजाना वहां बैठता था, ठीक है ना, वहां बैठता था और कल उसका सिलेक्शन हो गया और आज गायब। यानी कल उसका सिलेक्शन हो गया रीट में और आज गायब। लेकिन उस बंदे की एक विशेषता थी, जिस दिन से उसने कोचिंग ज्वाइन की, बंदा परिस्थितियों से लड़ता गया, जूझता गया, लेकिन उसने कभी कोचिंग को छोड़ा नहीं। इसलिए वह कामयाब हो गया। और कल जब मिठाई लेकर के आया, मैंने मजाक मूड में कह दिया उससे कि भाई क्लास में नहीं बैठे क्या? कि गुरुजी नमस्कार, अब बहुत बैठ लिए, अब तो हम क्लास में नहीं, किस पे बैठेंगे? कुर्सी पर बैठेंगे। बेटा क्या कहा पता है? कि अब हम क्लास में नहीं सर, अब तो हम कहां बैठेंगे? कुर्सी पर बैठेंगे। और जिस तरीके से आप हमें पढ़ा रहे हो, उसी प्रकार से हम भी पढ़ाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी भैया, आप सभी इसी तरह से निरंतर बढ़ते जाएं और कामयाब होते जाएं। और एक दिन कामयाब होकर के यही कहें कि गुरुजी आज हम क्या नहीं लेंगे? क्लास नहीं लेंगे, आज तो हम कुर्सी पर बैठेंगे। और निश्चित है, कहते हैं ईश्वर कभी भी किसी के मेहनत को नहीं रखता, मेहनत को नहीं रखता, पक्की बात है ये। वह कहते हैं जिस प्रकार से एक पैसे को जब किसी को कर्ज के लिए देते हैं ना, वह सूद सहित देता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी मेहनत को सूद सहित आपको अदा करता है। तो पढ़ने में मन लगाओ, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो। कहा भी गया है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बिल्कुल सही है, पत्थर भी क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा। कुछ विद्वान ये कहते हैं, मैं ताजमहल को वो महत्व नहीं देता जो मैं दशरथ मांझी के द्वारा बनाए गए रास्ते को महत्व देता हूं। कारण है, ताजमहल को बनाया गया अपनी प्रसिद्धि के लिए, और दशरथ मांझी ने जो मार्ग बनाया था, जो रास्ता बनाया था, उन पर्वतों में, अरे लोग समझिए साहब, जब पहली बार दशरथ मांझी ने काम आरंभ किया था तो लोग सोचते थे कि क्या पागल हो रहा है ये, भला पर्वतों को तोड़ करके ये रास्ता बना सकता है? लेकिन नहीं, जब कोई अच्छे कार्य को कोई व्यक्ति करता है तो उसके साथ और भी जुड़ जाते हैं। एक निराला जी की कविता है, अनामिका नामक उनके काव्य से है, और कविता का जो शीर्षक है वह है अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। यानी जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं,
जिन लोगों के द्वारा बनाई गई हैं वो शोषण करके बनाए गए ऊंचे ऊंचे महल हैं। दशरथ मांझी ने कोई अट्टालिका तैयार नहीं की, उसने सर्व सुख के लिए, सभी के सुख के लिए, पर सुख साधन के लिए उसने ऐसा कार्य किया। इसलिए आप चाहे परिस्थिति कैसी भी आओ, उन परिस्थितियों से जूझते हुए कहते हैं कि एक बालक था, समझना अच्छी तरह से, एक बालक था और वह 12वीं कक्षा तक आपने 12वीं कक्षा पास की, कोई सीईटी की एग्जाम दे रहा है, कोई रीट की एग्जाम दे रहा है, कोई पता नहीं अनेकों एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो लड़का पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक प्रथम स्थान पर आया। प्रथम स्थान पर आया। पढ़ाने वाले गुरुजी भी आश्चर्य करते थे कि पता नहीं आगे चल करके कितना बड़ा अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं क्या बनेगा ये लड़का। समझना सब अच्छी तरह से, ये लड़का क्या बनेगा। लेकिन जैसे ही, आपको पता है कि 12वीं तक तो हम साथ रहते हैं, लेकिन 12वीं पास करते ही हमारे मार्ग अलग अलग छट जाते हैं। कोई किधर चला जाता और कोई किधर चला जाता है। तो ध्यान रखना भैया, वह लड़का जब कॉलेज में गया तो क्या है कि उसकी जो सोसाइटी थी, ध्यान रखना, उसकी जो सोसाइटी थी वह उसने इस प्रकार की अटेंड कर ली कि जो पढ़ाई का उसका मार्ग था उससे बिल्कुल क्या हो गया, अलग हो गया। एक परीक्षा दी, उसका परिणाम नेगेटिव आया। घर वालों ने सोचा, समझना अच्छी तरह, घर वालों ने सोचा कि कारण क्या है। कारण क्या है कि जो बच्चा, हमारा जो बालक था, वह प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक क्या प्रथम आया, आज क्या कारण है कि वह परीक्षा भी पास नहीं कर सकता। जब उसके कारणों को जाना तो पता चला कि उसकी सोसाइटी गलत थी। अब तो क्या, घर वालों ने भी उसको समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ध्यान देना, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और एक दिन वह मानसिक तनाव में पूरी तरह से, घर वालों ने भी उसको पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? कि जो व्यक्ति, जो बालक फेल हो रहा है, उसको क्या पढ़ाना। इस बात का पता जिस विद्यालय में वो पढ़ता था, उनके प्रिंसिपल को पता चला कि एक बालक जो मेरे विद्यालय में प्रथम आता था, आज वह इस तरीके से परीक्षा को पास भी नहीं कर पा रहा है। भैया ध्यान देना, परीक्षा को पास भी नहीं कर पा रहा है और आज वह पूरी तरह से मानसिक तनाव में है। वह बालक मानसिक तनाव में है, वह ना किसी से बातें करता, घर पर भी अकेला रहता, किसी से कोई बातचीत नहीं। एक दिन प्रिंसिपल ने उसको बुलाने के लिए न्योता भेजा कि फला लड़का, मान के चलो उस लड़के का नाम संतोष है, कि संतोष नाम के लड़के को यहां बुलाया जाए। विद्यालय ने, उन्होंने घर बुलाया था उस बच्चे को, और घर बुला करके, समझिए भैया, घर बुला करके जैसे उसके लिए न्योता गया, उसके बुलाने का निमंत्रण गया, उसने बच्चे को थोड़ी सी हॉबी हुई कि चलो ठीक है, हमारे पुराने गुरुजी हैं, वो हमें बुला रहे हैं, क्यों ना गुरुजी के पास चला जाए। तो वह लड़का, संतोष नाम का लड़का, गुरुजी के पास गया। तो वहां पर गुरुजी एक सिगड़ी जो होती है, उस पर क्या हाथ सेक रहे थे। भयंकर सर्दी पड़ रही थी, हाथ सेक रहे थे। वहीं पर कौन, वह लड़का पहुंच गया और लड़के को देख करके, भैया लड़का वहां पर पहुंचा और लड़के को देख करके गुरुजी ने उससे कहा कि संतोष आइए बेटा बैठिए।
बैठिए। संतोष जाकर के वहां बैठ जाता है और गुरुजी भी वहां बैठे हुए थे पहले से ही। गुरुजी के पैर छुए। क्यों, इतनी तो मानवता उसमें बची हुई थी। क्या गुरुओं का सम्मान कैसे किया जाता है। पैर छुए, पैर छू करके वह भी बैठ गया और गुरुजी ने एक चीज कहा, बेटा तू आ गया, बेटा तू आ गया। इस पर संतोष ने जवाब दिया, हां गुरुजी आपने बुलाया और मैं आ गया। फिर और कुछ नहीं बोले और 15 मिनट तक ना तो गुरुजी संतोष से कुछ बोले और ना संतोष ही गुरुजी से कुछ बोला। ध्यान रखना साहब, ना संतोष ही गुरुजी से कुछ बोला, ना गुरुजी ही संतोष से कुछ बोले। अनायास ही जब काफी समय हो गया तो उधर संतोष भी गुरुजी से क्या बोले, क्यों कि उसने किया ही ऐसा था। और गुरुजी भी उससे क्या पूछे, क्यों कि जो उसने किया था उसका गुरुजी को भी अनुमान नहीं था। अनायास ही गुरुजी ने क्या किया, एक जलता हुआ कोयला लेकर के और मिट्टी में फेंक दिया। और मिट्टी में फेंक करके संतोष से कहा कि बेटा वो कोयला उठा करके लाओ, कोयला उठा करके लाओ। तब वो संतोष गया और उस कोयले को उठा करके वो जैसे ही लाता है, संतोष पूछता है गुरुजी ऐसा आपने क्यों किया। कि बेटा अब तू समझ, ऐसी बात नहीं कि तू पुनः प्रज्वलित नहीं हो सकता पुनः। अब आप देख, जब तक यह कोयला किसमें था, सिगड़ी में था, यह क्या हो रहा था, धधक रहा था, यह धधक रहा था। और जब मैंने इस कोयले को कहां, जमीन पर फेंक दिया, यह क्या हो गया, बुझ गया। संतोष तू भी यही कोयला है। जब तक तू सिगड़ी रूपी सही आचरणों में था तब तक तू क्या, पूरी तरह से प्रज्वलित रहा। और जब तुझे बुरे आचरण रूपी धरती धूल में फेंक दिया गया, तू अपने जो पुराने विचार था उनको बिल्कुल भूल गया। संतोष ने कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा करो, गुरुजी मुझे क्षमा करो। गुरुजी ने कहा कि संतोष क्षमा मैं तुझे तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं तुझे एक ऊंचे पायदान पर नहीं देखना चाहता हूं। उसने कहा कि गुरुजी बिल्कुल सही है, आज के बाद मैं पुनः अपने पहले वाले जीवन को जीऊंगा और उसी प्रकार से मेहनत करूंगा कि आपको भी फक्र होगा, आप भी अपना सिर ऊंचा उठा करके चलोगे। उन्हें वह संतोष रूपी जलता हुआ कोयला अपने पुराने विचारों और पुराने क्रियाकलापों पर लौटा। और वही लड़का आगे चल करके जिला शिक्षा अधिकारी बन गया। और जब वह जिला शिक्षा अधिकारी बन गया तब गुरुजी उसके ऑफिस में गए और गुरुजी ने भी जाकर के उससे कहा कि क्या सर मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूं। उसने कहा कि गुरुजी कि हां, ऐसे ही संतोष को देखना चाहता हूं जो आज मुझे मिल गया। तो बेटा यही है कि हमें अच्छे विचारों के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हो सकता है आप में से भी कोई संतोष निकल ही आए। पढ़ते रहना, कहते हैं कि मेहनत निरंतर करनी चाहिए। रसरी आवत जातते सिल पे पड़े निशान, पक्की बात है। मेहनत बड़ी चीज होती है। आप निरंतर मेहनत करोगे ना, निरंतर मेहनत करोगे, कामयाब अवश्य होंगे।
यानी जिसने ठान ली वो जीतेगा, पक्की बात है ये। इसलिए ठान करके चलो, मुझे तो ये कार्य करना है। अब देखो, बरसात का मौसम है, किसान की फसल पक चुकी है। अब चाहे कितनी ही बरसात क्यों ना हो, लेकिन किसान अथक मेहनत करके अनाज को उस फसल से ले ही लेगा। क्यों? उसका एकमात्र उद्देश्य फसल को प्राप्त करना है। इसी प्रकार से तुम भी किसी भी एग्जाम रूपी फसल को प्राप्त करके रहना, और जब तक सफलता नहीं मिले सारी चीज छोड़ देना। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना खाना छोड़ देना, यानी वो सारे क्रियाकलाप, वो सारे विचार मंथन, उन सारी चीजों को छोड़ देना जो आपके और कामयाबी के बीच में क्या है, बाधक हैं। ठीक है साहब, समझना आप। तो इसी पर थोड़ी सी याद आ गई कि वो बच्चा था, कल तक यहां बैठा हुआ था, आज नहीं बैठा है। क्यों? कि वो कामयाब हो गया, इसलिए वो आपको इस कामयाबी की सीट को छोड़ करके गया है कि भाइयों आप भी इस सीट पर बैठिए, मेरी तरह आप भी क्या होंगे, कामयाब होंगे। इसलिए हमें निरंतर मेहनत करते रहने चाहिए। तो अपन पढ़ा रहे थे वाक्य विचार, और वाक्य विचार में मैंने आपके लिए बताया था वाक्य के तत्व कितने होते हैं भैया, 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6। और 6 तत्व में नंबर 1 कौन सा है? कौन सा भैया? सार्थकता। वाक्य क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। नंबर 2 क्या है? आकांक्षा। वाक्य में इच्छा प्रति बढ़नी चाहिए। अब क्या होगा, क्या होना है? इसके बाद योग्यता। योग्यता की दृष्टि से वाक्य पूर्ण होना चाहिए, और योग्यता भी 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यावहारिक, वाक्य व्यावहारिक दृष्टि से सही होना चाहिए। नंबर 2 इतिहास सम्मत होना चाहिए। नंबर 3 विज्ञान की दृष्टि से भी वाक्य सार्थक होना चाहिए। नंबर 4 भौगोलिक दृष्टि से भी वाक्य सही होना चाहिए। इसके बाद में आसक्ति या निकटता, सन्निकटता, यानी वाक्य में जो शब्द होते हैं उनकी दूरी भी क्या बराबर होनी चाहिए, समान दूरी होनी चाहिए। ध्यान देना भैया अच्छी तरह से। इसके बाद है क्रमबद्धता। कर्ता कर्म क्रिया, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, इनसे भी पहले इनका विस्तार होना चाहिए। और एक होता है अन्वय, यानी मेल सही होना चाहिए, क्रिया का कर्म या कर्ता के साथ सही मेल होना चाहिए। तो वाक्य के जो तत्व हैं वो कितने हैं भैया? 6 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 6। आगे देखिए, वाक्य के अंग क्या है भैया? वाक्य के अंग, ध्यान देना अच्छी तरह से। वाक्य के अंग, मुख्य रूप से वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, मीन्स भाग। अंग मीन्स भाग, समझना सब अच्छी तरह से। लाली ध्यान इधर। वाक्य के कितने 2 अंग होते हैं। एक क्या होता है? उद्देश्य, और एक क्या होता है? विधेय। विधि, इनका में जो वर्गीकरण है या फिर इनके बारे में जो जानकारी है, मैं पिछली कक्षा में, यानी जब मैंने विशेषण पढ़ाए थे उस समय में इनके बारे में काफी बता चुका हूं। और पुनः देख लीजिए कि वाक्य का कर्ता या कर्ता का विस्तार, कर्ता या
कर्ता का विस्तार। भैया वाक्य में कर्ता या कर्ता का जो विस्तार होता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। लाली भैया, यानी वाक्य के दो भाग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अब मैंने बता रहा हूं कि उद्देश्य क्या होता है, कर्ता या जो कर्ता का विस्तार होता है उसे वाक्य का क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और विधेय कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाए। भैया कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, ध्यान इधर, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है? वाक्य का विधेय होता है। अब कर्ता के बारे में निश्चित है कहा जाएगा तो कर्म और क्रिया से संबंधित कहा जाएगा। जैसे राधा गाना गा रही है, राधा गाना भैया गा रही है, यह वाक्य कैसा? हेलो भैया ध्यान इधर, कौन? राधा गाना गा रही है। अब खुद देखिए यहां राधा क्या है? कर्ता। इस भाषा में क्या कहेंगे हम इसे? उद्देश्य। बेटा समझना अच्छी तरह से। और गाना गा रही है ये क्या है? विधेय। अब गाना गाने के बारे में किसके लिए कहा जा रहा है? राधा के बारे में। अरे ये चीज तो हम बता ही रहे हैं कि कर्ता या कर्ता का विस्तार जो होता है भैया, कर्ता या कर्ता का विस्तार होता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कह होता है? विधेय। अब विधेय में आप क्या, कर्म भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है, कर्म का विस्तार भी हो सकता है और क्रिया का विस्तार भी होता है नहीं ये चीज। अब कर्ता के विस्तार में इसको आगे बढ़ा दीजिए साहब। जैसे जयपुर में रहने वाली राधा, भैया यहां कर दिया कि जयपुर में रहने वाली राधा, जयपुर में रहने वाली राधा गाना गा रही है। भैया जयपुर में रहने वाली राधा क्या गाना गा रही है, समझना अच्छी तरह से। अब देखिए साहब, विधेय क्या हो गया? उद्देश्य क्या हो गया? यानी जयपुर में रहने वाली राधा क्या हुआ? ये उद्देश्य हुआ। भैया क्या हुआ? उद्देश्य। तो अभी आप इतना ही समझिए कि जो वाक्य के अंग कितने होते हैं? नंबर एक कर्ता या कर्ता का, और नंबर दो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए साहब, वाक्यों के प्रकार अच्छी तरह समझना। वाक्यों के प्रकार इधर देखिए साहब अच्छी तरह से। वाक्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी वाक्यों के दो प्रकार हैं। नंबर एक है उत्पत्ति। भैया समझना, उत्पत्ति या अर्थ। तो
अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। भैया ध्यान इधर, नंबर एक क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। और नंबर दो है रचना या प्रयोग के आधार पर। भैया ध्यान रखना, ध्यान इधर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। भैया इधर ध्यान दें, रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक, अर्थ के आधार पर वाक्यों का, नंबर दो, रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। ध्यान देना सब अच्छी तरह से। अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। समझना सब अच्छी तरह से, कितने भागों में? 8 भागों में। 8 भागों में। भैया ध्यान देना, अब इधर देखिए थोड़ा सा, ध्यान इधर, केवल आप डायग्राम पे ध्यान दे थोड़ा सा। अब रचना के आधार पर वाक्यों का जो वर्गीकरण है, कुछ किताबों में 2 भागों में और कुछ किताबों में 3 भागों में। ध्यान रखना अच्छी तरह से, यानी जो आपकी कक्षा 9 से और 12 तक की व्याकरण की किताब जो चलती है, हिंदी व्याकरण रचना, उसमें वाक्यों को रचना या प्रयोग के, यानी रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है, लेकिन वाक्यों को रचना या प्रयोग के आधार पर 2 भागों में भी बांटा गया है। ध्यान देना साहब, बात एक ही है। इधर देखिए, इधर देखिए, कुछ किताबों में जो वर्गीकरण है वो है, एक है सरल वाक्य। कौन सा है साहब? सरल वाक्य। और दूसरा है जटिल वाक्य। जटिल वाक्य, अच्छी तरह ध्यान देना समझने के लिए। एक है सरल वाक्य और एक है जटिल वाक्य। और जटिल वाक्य को 2 रूपों में वर्गीकृत कर दिया साहब। नंबर एक कौन सा है? संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य। भैया ध्यान दें, संयुक्त वाक्य। और एक है मिश्र या मिश्रित वाक्य। लाला भैया ध्यान इधर, इधर देखें, एक है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में? 2 भागों में। अगर केवल यह पूछे, देखो किसी किताब में कोई है, किसी किताब में कोई है, अगर रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पूछा जाए तो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यह है। ध्यान देना बेटा अच्छी तरह से। लेकिन सरल और जटिल वाक्य होते, सरल और जटिल वाक्य।
हाँ, जटिल वाक्य जो होते हैं उन्हें कितने भागों में, दो भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर एक कौन सा है, संयुक्त वाक्य, और नंबर दूसरा कौन सा है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। लेकिन कहीं कहीं इनको तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया है, जो एक सरल वाक्य है और एक कौन सा संयुक्त वाक्य है और एक मिश्र वाक्य है। अरे जटिल वाक्य तो क्यों, समझिए साहब, भैया ध्यान इधर दे कि जहां एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, भैया ध्यान दे, जहां एक ही उद्देश्य और एक ही क्या हो, विधेय हो, वहां पर क्या माना जाता है, जहां एक से अधिक उद्देश्य और विधेय हो वहां पर कौन सा है, जटिल वाक्य। कौन सा है, जटिल वाक्य। अब जटिल वाक्य में क्या आते हैं, और जटिल वाक्य में क्या आते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य आते हैं। इधर आपका ध्यान पुनः इधर आकर्षित करते हैं। आप ध्यान दें, वो तो केवल मैंने बताया है, आप तीन ही करना, आप तीन ही करना, ध्यान रखना साहब, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और अगर तीन ऑप्शन में नहीं है तो कितने करने, दो, एक सरल वाक्य और एक जटिल वाक्य। कोई दिक्कत, किसके आधार पर, रचना के आधार पर, रचना प्रयोग के आधार पर जो वर्गीकरण है वो यहां, बाकी का विस्तृत वर्गीकरण जब इसको हम पढ़ेंगे तब आएगा। ध्यान दें साहब, यानी अर्थ के आधार पर वाक्यों का जो वर्गीकरण किया गया है, तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं, 8 हैं साहब। अच्छी तरह समझना लाला भैया, ध्यान इधर। नंबर 1 विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य, वाक्य भैया ध्यान दें, विधानवाचक या रीतिवाचक वाक्य, भैया विधानवाचक या रीतिवाचक वाक्य। नंबर 2 नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य, निषेध वाचक वाक्य। भैया ध्यान रखना, ध्यान इधर, नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। इधर देखिए ध्यान से भैया, आज्ञा जो वाचक वाक्य होते हैं उनमें आज्ञा, आदेश और उपदेश, लाली भैया, आज्ञा, आदेश और उपदेशात्मक जो वाक्य होते हैं उनको क्या माना जाता है, आज्ञावाचक वाक्य माना जाता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, पूरी तरह से विस्तृत वर्णन बताया जाएगा आपका, केवल यहां तो क्या उनके भागों को बता रहा हूं मैं, यानी जो आपके अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण है वो 8 रूपों में किया गया। कितने रूपों में किया गया है, 8 रूपों में। ध्यान दे साहब, नंबर 4 जो है वह है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। भैया ध्यान यहां, यानी जो विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, जहां किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए, जहां किसी से क्या कोई प्रश्न पूछा जाए वहां पर कौन सा होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। भैया ध्यान रखना, 5वां
विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। भैया ध्यान रखें, विस्मयादि बोधक वाक्य नंबर 6, 5 है, नंबर 6 इधर देखिए, इच्छावाची वाक्य, इच्छावाची वाक्य, ध्यान इधर, इच्छावाची वाक्य, इसमें मन है कामना, इच्छा, साप, भैया मन है कामना, इच्छा, साप, आशा। भगवान आपकी मन है कामना पूरी करे, यह मेरी इच्छा है। भैया ध्यान रखना, आपकी यात्रा मंगल में हो, शुभ कामना, आपकी यात्रा मंगल में हो, यह क्या है, शुभ कामना। अरे तेरो बोरो है जाइयो, चिन्ह मिट जाइयो, है महिलाएं कहती है ना, है ओ तेरी धुआं कर ले, तेरो चिन्ह मिट जाइयो। भैया है यहां, अरे याको बोरो है जाइयो, ये है शाप। आशीर्वाद, महिलाएं आशीर्वाद देती है नहीं देती है, जैसे नई नवेली कोई दुल्हन आ जाती है और कोई बूढ़ी बड़ी महिला के क्या पैर लगते है तो काके दूधन नहियो पूतन फरियो, तेरो चूरो अमर रीजो, बसत बसत गंगा जी नु जइयो, 4 छोरेटे नो गए तो 4 के 4 से हूजो। अब पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ेगी? अब दादी ने कह दे वो आशीर्वाद तो पूरा होनो, भैया दादी ने कह दे वो आशीर्वाद पूरा होनो। और निश्चित है कि जब नई नवेली महिला क्या पैर दबावे, आनंद आमे डोकरी को आमे कि नहीं आमे, हाँ वो यही कहेगी, क्यों कहो जितने के लंबो आशीर्वाद देगी, जितने के लंबे पाम दबाई आमेंगे और जल्दी आशीर्वाद तोड़ देगी तो जय हिंद। तो यही है कि दूधन नहियो पूतन फरियो, तेरो चूड़ो अमर रीजो, और तू बसत बसत खानू जाइयो, गंगा जी नु जाइयो, और तेरे 4 के 4 से हूजो। अभी आशीर्वाद हुआ नहीं, तो ऐसे जो वाक्य हैं भैया, ऐसे जो वाक्य हैं वे क्या, इच्छावाची। अच्छा तो अब चलें, चले, हाँ भैया अच्छा तो अब चलें। इच्छा व्यक्त की है, मेरी खातिर बंदा काफी समय से बैठा हुआ है, मैंने उससे कह दिया अच्छा तो अब चलें, समझना भैया अच्छी तरह से। तो निश्चित है कि इच्छा व्यक्त हुई है, क्या हुई है, इच्छा व्यक्त हुई है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भैया, ध्यान देना आप। तो संदेह या भैया संदेहवाचक वाक्य कौन सा, संदेह या संदिग्ध, संदिग्ध या संभाव्य, संभाव्य वाचक वाक्य। भैया ध्यान रखना, संदेह, संदिग्ध या संभाववाचक वाक्य, किसी कार्य के होने न होने में संभावना 50-50, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लाली भैया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। संदेह, भैया ध्यान रखना, संदेह बना रहता है, ऐसे वाक्य क्या होते हैं, संदेहवाचक। और जो नंबर 8 है संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य।
ध्यान रखना अच्छी तरह से भैया। इधर अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? कितने भागों में? नंबर 1, जिसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिवाचक वाक्य भी कहते हैं, सीधा साधा। उसके बाद नकारात्मक या निषेधवाचक। अगला 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 अबे, हाँ हाँ और हाँ। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए वाक्यों के प्रकार, वाक्यों का वर्गीकरण से संबंधित जो पढ़ाया, इसके लिए मैं आपसे पुनः यही आग्रह करता हूं कि हमारे सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसी नाम से चैनल बना हुआ है, इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। और पुनः एक बार बोल राधा रानी की